पहले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे इजुको को नई पावर्स मिल जाती हैं और उसे पावर्स देने के बाद ऑल माइट धीरे धीरे कमजोर होता जाता है। वहीं विलन्स ने ऑल माइट को मारने के लिए नोमुन नाम के क्रीचर को बनाया है, जिससे ऑल माइट अपनी पूरी जीत जान लगाने के बाद भी सिर्फ स्टूडेंट से दूर ही कर पाता है। उस मॉन्स्टर का कुछ बिगाड़ नहीं पाता। आगे ऑल माइट का टीचर उसका भेजा हुआ लेटर पढ़ रहा था। वहीं लीग ऑफ विलन्स के अटैक के बाद स्कूल को कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है और जब स्कूल वापस से खुलता है, क्लास 1A के स्टूडेंट उस इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे थे। सभी को लगता है कि उनका टीचर कोई और होने वाला है, क्योंकि आइजावा तो अभी भी टूटी फूटी हालत में हॉस्पिटल में ही होगा। लेकिन तभी वो देखते हैं कि मम्मी बनकर वहां आइजावा पहुंच रखा है, जो उन्हें बताता है कि जल्दी यूएस स्पोर्ट्स फेस्टिवल शुरू होने वाला है। स्टूडेंट्स उससे पूछते हैं कि लीग ऑफ विलन्स के खतरे के बावजूद भी ऐसा होने वाला है, तो आइजावा कहता है कि यूए का स्पोर्ट्स फेस्टिवल जापान का सबसे बड़ा इवेंट है, तो वो इसे ऐसे ही नहीं रोक सकते। इस फेस्टिवल को कई प्रो हीरोज भी देखते हैं, तो अगर वो प्रो एजेंसी को ज्वाइन करके अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाना चाहते हैं तो ये उनका बेस्ट मौका होगा। और क्योंकि ओचाको पैसों के लिए हीरो बनना चाहती थी, तो वो इस इवेंट के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, जो देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ पर ऑल माइट आ जाता है और मिडोरिया को लंच के लिए बुलाता है। सभी को लगता है कि क्योंकि इजुको ने उसकी मदद की थी और साथ ही उन दोनों के कोर लगभग एक ही जैसे हैं, इसलिए ऑल माइट का इजुको फेवरेट बन चुका है। ऑल माइट उसे बताता है कि बार बार लिमिट को पुश करने की वजह से वो सिर्फ 50 मिनट तक ही इस फॉर्म को मेंटेन कर सकता है। ये सुन के इजुको उससे माफी मांगता है, पर ऑल माइट हंसते हुए उससे कहता है कि उसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है और अब उन्हें स्पोर्ट्स फेस्टिवल पर फोकस करना होगा। और यहाँ पर उसे पूरी दुनिया को दिखाना है कि अगला सिंबल ऑफ पीस आ चुका है। आगे हम देखते हैं कि क्लास 1A को बाकी के स्टूडेंट्स ने बाहर से घेर रखा था। उन्हें समझ नहीं आता कि यहाँ सब चल क्या रहा है। ये स्पोर्ट्स फेस्टिवल से पहले हमें देखने आए हैं, क्योंकि हम इकलौते स्टूडेंट हैं जो असली विलन से लड़ चुके हैं। मैं पहले ही तुम्हें बता दूं, इन सब का कोई फायदा नहीं है। मेरे रास्ते से दूर हो जाओ नपुंसकों। तुम ऐसे ही लोगों को कुछ भी नहीं कह सकते यार। तभी वहाँ पर हितोशी सेंसो नाम का स्टूडेंट आता है। हम तो बस ये देखने आए थे कि 1A के स्टूडेंट कैसे हैं, पर तुम तो काफी घमंडी निकले। क्या सारी क्लास ऐसी ही है? यूएस स्पोर्ट्स फेस्टिवल सभी कोर्स वाले बच्चों को मौका देती है कि वो हीरो कोर्स को ज्वाइन कर सकें, और जिनका रिजल्ट खराब होगा उन्हें हीरो कोर्स से निकाला भी जा सकता है। तभी क्लास बी का एक और हीरो आकर उनसे लड़ने लगता है, जिसका नाम तेत्सु 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 है। लिटरली भाई ऐसा लग रहा है जैसे जीप से कबड्डी खेल रहा हूँ। आगे हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स फेस्टिवल के लिए सभी स्टूडेंट्स अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। कुछ समय बाद स्पोर्ट्स फेस्टिवल का दिन आ जाता है, जिसे कवर करने के लिए मीडिया भी पहुंच रखी थी और साथ ही वहाँ हीरोज भी घूम रहे हैं। दूसरी तरफ सारे स्टूडेंट्स अपने वेटिंग रूम में इंतजार कर रहे थे, जहाँ टोडो इजुको के पास जाता है। मैं जानता हूँ कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, पर ऑल माइट की नजरें तुम पर ही होगी। मुझे यकीन है कि मैं आसानी से तुम्हें धूल चटा सकता हूँ। टोडो तू उससे लड़ क्यों रहा है? हम सब तो एक ही क्लास में हैं। मैं यहाँ पर कोई दोस्त बनाने नहीं आया हूँ, तो क्लास का हो या बाहर का मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है कि तुम बहुत ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन जितना तुम्हें लगता है सब कुछ इतना आसान नहीं होने वाला। जिसके बाद हम स्पोर्ट्स फेस्टिवल का स्टेडियम देखते हैं, जो खचाखच भरा हुआ है, और इस इवेंट का अनाउंसर प्रेजेंट माइक है, जहाँ पर ऑल माइट जैसे हीरोज की एक अलग ही सीट बैठी हुई है। इसके बाद क्लास 1A के स्टूडेंट्स को बाहर बुलाया जाता है। वहीं इतनी सारी जनता को देखकर इजुको नर्वस हो जाता है। इसके बाद हीरोज कोर्स के 1B क्लास को बुलाया जाता है, जिसके बाद जनरल स्टडीज, सपोर्ट कोर्स और बिजनेस स्टडीज से भी स्टूडेंट्स को बाहर बुलाया जाता है। जब फर्स्ट ईयर के सारे स्टूडेंट्स बाहर आ जाते हैं, मिडनाइट प्लेयर प्लेज लेने के लिए बाकुगो को स्टेज पर बुलाती है। मैं प्लेज करता हूँ मैं नंबर 1 बनूंगा। नूबड़ो, मुझे पता था यही करने वाला है ये। तुम लोग थोड़े ढंग के एनिमीज बनना, ताकि तुम्हें कुचलने में मुझे मजा आए। आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? आगे मिडनाइट अनाउंस करती है कि सबसे पहले क्वालिफायर गेम होने वाला है, जो कि ऑब्स्टिकल रेस है। इसमें फर्स्ट ईयर के सारे स्टूडेंट पार्ट लेंगे, और जब तक कि वो कोर्स के बाहर नहीं जाते वो जो चाहे कर सकते हैं। जिसके बाद रेस को शुरू कर दिया जाता है। गेट के बाहर जाने के लिए स्टूडेंट्स के अंदर भगदड़ मच जाती है। टोडोरो की सभी के पैरों को जमा कर वहाँ सबसे आगे निकल जाता है। मैं तुम्हें इतनी आसानी से आगे नहीं जाने दूंगा। उन तीनों के अलावा और भी कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपने पैरों को जमने से बचा लिया था। इजुको और मिनेटा भी बर्फ पर दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं शिंजो अपने क्वर्क का यूज करके बाकी स्टूडेंट से अपना काम करवा रहा है। मैंने जितना सोचा था उससे भी ज्यादा बच्चों ने इसे डॉज कर लिया। तभी मिनेटा अपने बॉल्स पर फुदकता फुदकता टोडो के पास पहुंच जाता है। मैं तुम्हें पकड़ कर रहूंगा। लेकिन तभी एक रोबोट आकर मिनेटो को धक्का मारता है। माइक अनाउंस करता है कि इनकी रेस का पहला ऑब्स्टिकल सामने आ चुका है। मेरा बूढ़ा भी इसे देख रहा है। तुम सबको इससे बेहतर प्रिपेयर करना चाहिए था। टोडो अपने बर्फ के अटैक से सभी रोबोट्स को जमा कर वहां से निकल जाता है, जिसकी वजह से वो टूट भी जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो वहां से निकलता है, स्टूडेंट्स के सामने और भी ज्यादा रोबोट्स आ जाते हैं। वहीं जो रोबोट्स टूट के गिरे थे, उसके नीचे एक स्टूडेंट फंस गया था। क्या वो मर जाएगा? क्या इस टेस्ट में लोग मरते भी है? तभी हम देखते हैं कि जो रोबोट के नीचे फंसा था वो किरिशिमा था। उस चिलकोजे ने जानबूझकर इन्हें तब फ्रीज किया जब ये
ऑफ बैलेंस थे। अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो मर चुका होता। तभी हम देखते हैं कि उस मलबे में एक और बंदा था जो कि तेत्सु है और उसका क्वर्क है स्टील, जिससे वो अपनी बॉडी को स्टील जितना मजबूत कर सकता है। इसके बाद वो दोनों ही वहाँ से आगे निकल जाते हैं नीचे, क्योंकि रोबोट्स का मलबा पड़ा था। बाकुगो अपनी पावर्स का यूज करके रोबोट्स के ऊपर से जाने लगता है और उसके पीछे पीछे टोको और सेरो भी आ जाते हैं, पर उनके साथ साथ बाकी के क्लास 1A के स्टूडेंट्स भी अपने क्वर्क का यूज करके आगे बढ़ते ही जाते हैं। वहीं मिडोरिया बिना वन फॉर ऑल का यूज किए ही आगे बढ़ रहा था। तभी वो एक रोबोट के हमले को डॉज करता है, जिससे उसका एक हिस्सा नीचे गिर जाता है और वो उसी से रोबोट को मारकर वहां से आगे जाने लगता है। वहीं मोमो एक कैनन को बनाकर सभी रोबोट्स को मार गिराती है, जिससे बाकी के स्टूडेंट्स का आगे जाने का रास्ता क्लियर हो जाता है। इसके बाद उन स्टूडेंट्स का अगला ऑब्स्टिकल फॉल है। अगर वो यहाँ से गिरे तो उनकी मौत पक्की है, यानी उन्हें इन चट्टानों को रेंगते रेंगते पार करना होगा। सू अपने फ्रॉग क्वर्क की वजह से आसानी से आगे जाने लगती है। तभी वहाँ स्पोर्ट कोर्स की में भी आ जाती है, जो कि अपने बनाए हुए इक्विपमेंट्स दिखाने लगती है। क्या ये सब तुम यूज कर सकती हो? ये सब तो बैन था ना। तुम लोग अपनी पावर्स भी तो यूज कर ही रहे हो ना, तो चीजों को फेयर रखने के लिए सपोर्ट कोर्स वालों को ये सब अलाउड है। देखो सारी कंपनीज मेरी इन्वेंशंस का कमाल। दूसरी तरफ टोडोरोकी रोप्स को जमा कर स्लाइड करता हुआ आगे जा रहा था और वो अभी भी फर्स्ट पोजीशन पर है। तभी उसके पीछे से बाकुगो आता है। ईडा भी अपने क्वर्क का यूज करके रोप पर स्लाइड करता हुआ आगे जाने लगता है। वहीं ऑडियंस में टोडो के बारे में बातें चलने लगती हैं। ये सच में काफी कमाल का है। ये तो होना ही था। वो जापान के नंबर 2 हीरो एंडेवर का बेटा जो है। वहीं अभी भी काफी सारे स्टूडेंट्स पीछे थे और क्योंकि ये अनाउंस ही नहीं किया गया है कि कितने स्टूडेंट सिलेक्ट होने वाले हैं, तो वो हार नहीं मान सकते। वहीं टोडो बड़ी ही जल्दी फाइनल ऑब्स्टिकल तक पहुंच जाता है, जो कि है एक माइन फील्ड। यहाँ पर जगह जगह पर जमीन के अंदर माइंस रखी गई हैं। ऑब्वियसली असली माइंस जितनी खतरनाक नहीं है। जिन स्टूडेंट्स के पैर माइंस के ऊपर पड़ रहे थे वो हवा में उछलने लगते हैं। इस ऑब्स्टिकल में तो आगे जाने वाले का नुकसान ही होगा। तभी वहाँ पर उड़ता हुआ बाकुगो पहुंच जाता है। ये माइंस मुझे नहीं रोक सकती, तुम्हें अपनी औकात देखकर वॉर डिक्लेयर करनी चाहिए। और वो वहाँ से आगे बढ़ जाता है। वहीं ईडा इतनी तेज दौड़ रहा था कि माइंस उसके पीछे एक्सप्लोड होती हैं। वहीं अभी भी टॉप 2 की पोजीशन बाकुगो और टोडो की है। वहीं इजुको के दिमाग में कोई खुराफात आ रखी है। माफ करना बाकुगो, मैं तुम्हारा आइडिया चुरा रहा हूँ। जब वो शील्ड के साथ जमीन पर कूदता है, वहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है। वहाँ पीछे बहुत बड़ा धमाका हुआ है। आखिर वो है क्या? तभी उस धुएं में से इजुको बाहर आता है। क्या ये गलती से हुआ या फिर जानबूझकर इसे किया गया है? चाहे जो भी हो, अब क्लास 1A का इजुको टॉप 3 में पहुंच चुका है। जिसके बाद हम कुछ समय पहले का सीन देखते हैं, जहां मिडोरिया ने खड्डे को खोदकर वहां पर काफी सारी माइंस को रख दिया था। जिसके बाद वो उन्हीं के ऊपर कूदता है। इजुको अब सबसे आगे आ चुका है। ये देखकर पूरी जनता एक्साइटेड हो जाती है। वहीं उसे आगे जाता हुआ देखकर बाकुगो और टोडो आपस में लड़ना छोड़ देते हैं और अपनी पावर्स का यूज करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। मेरी स्पीड कम होने लगी है। ऊपर से मैंने लैंडिंग का भी नहीं सोचा था, पर मैं इन दोनों को आगे नहीं जाने दे सकता। जिसके बाद वो फिर से अपनी शील्ड के साथ एक माइन के ऊपर गिरता है, जिससे उन दोनों का रास्ता भी रुक जाता है और इजुको को बूस्ट भी मिल जाता है। इजुको ने उन दोनों का रास्ता रोक दिया है और वो अभी भी सबसे आगे है। इस लड़के ने क्या भौकाल मचाया है और जो सबसे पहले स्टेडियम में पहुंचा है वो है इजुको मिडोरिया। अपने बच्चे को इतना आगे आता हुआ देखकर उसकी माँ खुशी के मारे रोने लगती है और पूरा स्टेडियम उसके लिए चेयर कर रहा था। वहीं इस फेस्टिवल को शिगराकी भी देख रहा था। अपने क्वर्क को इतनी ज्यादा यूज करने की वजह से बाकुगो के हाथ में दर्द हो रहा था। मैं फिर से उससे हार गया। वहीं टोडो भी अब काफी ज्यादा थक चुका था। इसके बाद वहाँ उराराका आती है। तुमने तो कमाल कर दिया मिडोरिया, तुम फर्स्ट आए। उसके पास आते ही वो शर्मा जाता है। मैं फर्स्ट तो आया हूँ, पर वो सब लक था, बहुत भयंकर वाला लक। आगे वहाँ स्टेडियम में मोमो आती है। ये सब कुछ कितना अनफेयर है। और हम देखते हैं कि उसके पीछे मिनेटा चिपका हुआ आया था। मेरे से बड़ा जीनियस दुनिया में कोई नहीं। इसके बाद मिडनाइट रिजल्ट अनाउंस करती है। ऑब्वियसली इजुको फर्स्ट आया था, टोडो सेकंड और बाकुगो थर्ड। जो टॉप 42 स्टूडेंट्स हैं वो नेक्स्ट राउंड में आगे जाएंगे, लेकिन जो नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्ट नहीं हुए हैं उन्हें भी कुछ चांसेस मिलने वाले हैं। नेक्स्ट राउंड कैवलरी बैटल है। इसमें पार्टिसिपेंट 2 से 4 मेंबर्स की टीम बना सकते हैं। यह आम कैवलरी बैटल जैसा ही होगा, लेकिन स्टूडेंट्स को अपनी पोजीशन के हिसाब से पॉइंट्स मिलेंगे। 42 वाले को 5 पॉइंट्स, 41 वाले को 10 और फर्स्ट पोजीशन वाले को 10 मिलियन। ये सुन के सब लोगों की नजरें इजुको पर ही टिक जाती हैं, क्योंकि जो भी उसे हराएगा वो सीधा टॉप पर पहुंच जाएगा। पूरी टीम के टोटल पॉइंट्स का रशियन बैंडाना उनका राइडर अपने सर पर पहनेगा और टीम जो भी बैंडाना को चुराएगी वो उसे अपने गर्दन पर ही रख सकती है और जिसके पास भी सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे उसे पहली पोजीशन मिलेगी। सभी को टीम बनाने के लिए 15 मिनट का समय दिया जाता है। ज्यादातर स्टूडेंट्स बाकुगो को घेर लेते हैं और वो उसे अपनी टीम को ज्वाइन करने को कहते हैं। तभी वहाँ पर किरिशिमा आता है और कहता है कि वो उसे बेटर तरीके से सपोर्ट कर पाएगा। वो सब तो ठीक है, पर तुम हो कौन? वहीं दूसरी तरफ इजुको की टीम में कोई भी नहीं जाना चाहता था, क्योंकि जो
जो भी उसकी टीम में होगा उसे सबसे ज्यादा रिस्क होगा। लेकिन तभी ओचाका उसे ज्वाइन करने आती है और साथ ही मे भी, और उनकी टीम का फाइनल मेंबर टोकोयामी है। टोडो की टीम में ईडा, मोमो और डेंकी हैं। इसके बाद एक एक करके सभी लोग अपनी टीम को बना लेते हैं, जिससे वहां पर टोटल 12 टीम बनती है। मिडनाइट बैटल को शुरू कर देती है और लगभग सारी टीम डेकू के बैंड के पीछे पड़े थे, पर मे के डिवाइस और ओचाको की पावर्स की वजह से वो उड़कर दूर चला जाता है। वहीं टोको अपनी शैडो की मदद से उन सभी को प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद डेकू की टीम के ऊपर फिर से 2 टीम एक साथ हमला करती हैं, पर वो इस बार भी उन्हीं डिवाइस का यूज करके वहां से उड़ जाता है। लेकिन इस बार उड़ते हुए उनके ऊपर बाकुगो हमला करता है, लेकिन इस बार भी सभी लोगों को टोकोयामी प्रोटेक्ट कर लेता है। जिसके बाद सैरो बाकुगो को वापस से अपनी पोजीशन पर लाता है। डेकू का प्लान बिल्कुल सिंपल है, वो टाइम के खत्म होने तक सभी अटैक्स को डॉज करने वाला है। वहीं क्लास 1A के डेकू और टोडो की टीम को छोड़कर सभी टीम के पास 0-0 पॉइंट्स है, क्योंकि बाकी की सभी क्लासेस 1A क्लास के स्टूडेंट्स को ही टारगेट कर रही है। तभी बाकू प्लान को चेंज करता है। वो डेकू को छोड़कर पहले बाकी की क्लासेस को ठिकाने लगाना चाहता है। अब बाकुगो का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था और वो मोनोमा पर हमला करता है, लेकिन मोनोमा आसानी से उसके अटैक को डॉज कर लेता है और हमें पता चलता है कि मोनोमा उन सभी के कोक्स को कॉपी कर सकता है जिन्हें वो छूता है। लेकिन इसके बाद भी बाकुगो फिर से उसके ऊपर हमला करता है और एक साथ काफी सारे बैंड्स को निकाल लेता है, जिसकी वजह से वो एकदम से ही टॉप 3 में पहुंच जाता है। लेकिन बाकुगो फर्स्ट आना चाहता है और अभी उसका बदला पूरा नहीं हुआ था, तो इसलिए वो मोनोमो की टीम से सारे के सारे बैंड्स ले लेता है। दूसरी तरफ टोडो डेकू तक पहुंच गया है। वो उसके 10 मिलियन पॉइंट्स लेना चाहता है, लेकिन उसके जैसी ही सोच कई और टीम्स की भी थी। सब के सब डेकू को ही हंट कर रहे थे। टोडो की टीम डेंकी की इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके बाकी की टीम्स को शॉक देती है, जिसके बाद वो उनके पैरों को फ्रीज करके अकेले ही डेकू की तरफ जाने लगते हैं। टोडो की टीम डेकू की चैरियट पर हमला करती है, लेकिन वो लेफ्ट में होकर उनके हमले से बच जाते हैं। तो अगली बार ईडा अपने टर्बो बूस्ट का यूज करता है, जिससे उनकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज होती है कि डेकू की टीम को कुछ करने का मौका ही नहीं मिलता और टोडो को उसका बैंड मिल जाता है। तो टीम डेकू अपने बैंड को वापस लेने जाती है। डेकू अपनी पावर्स और एयर प्रेशर का यूज करके टोडो के हाथ को पीछे कर देता है और जो उसकी गर्दन में सबसे ऊपर बैंड था उससे छीन लेता है। लेकिन टोडो ने उन्हें उल्लू बनाया था, क्योंकि सबसे ऊपर सिर्फ 70 पॉइंट वाला बैंड था और अब मैच खत्म होने में सिर्फ कुछ सेकंड्स ही बचे हैं। डेकू और बाकुगो साथ में टोडो की तरफ उड़ते हुए जाने लगते हैं। टोकोयामी टोडो तक पहुंच जाता है, लेकिन वो उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देते हैं और ऐसे ही टाइमर खत्म हो जाता है, जिसके बाद रिजल्ट्स अनाउंस किए जाते हैं। पहली पोजीशन पर टोडो की टीम है, बाकुगो की टीम सेकंड प्लेस पर है, तीसरी पोजीशन पर शिंसो की टीम है और चौथी पर डेकू की टीम पहुंची है। क्योंकि जब लास्ट में टोकोयामी ने उनके ऊपर हमला किया था, उसने अपनी शैडो की मदद से 500 प्लस वाले पॉइंट्स के बैंड को ले लिया था। लंच के दौरान टोडोरोकी इजुकु से बात करने जाता है। ऑल माइट और तुम्हारी पावर्स काफी सिमिलर हैं, क्या तुम उसके नाजायज बेटे हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, अगर होता मैं तब भी तुम्हें क्यों बताता। नहीं, मुझे यकीन है कि मैं उसका बेटा नहीं हूँ यार। दूसरी तरफ हम एंडेवर और ऑल माइट को देखते हैं। तुमने तो अपने बेटे को बहुत अच्छे से ट्रेन किया है, क्या मुझे भी टिप्स मिलेगी? मैं भला तुम्हें कुछ क्यों बताऊंगा, अभी भले ही वो बगावत पर है और एक दिन वो तुमसे भी ताकतवर बनेगा। तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? दूसरी तरफ टोडो इसिको को बता रहा था कि उसका बाप हमेशा ही ऑल माइट को हराना चाहता था, लेकिन सारी जी जान लगाने पर भी वो कभी नंबर 1 हीरो नहीं बन सका। तो उसने दूसरा प्लान बनाया कि वो अपने बच्चों से अपना सपना सच करवाएगा। उसने मेरी माँ से सिर्फ इसलिए शादी की क्योंकि उनके पास फ्रीज क्वर्क था, जिससे अगर उनके बच्चे होते हैं तो वो फायर यूज करते हुए अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल कर पाएंगे। मेरी माँ हमेशा ही रोती रहती थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरा लेफ्ट साइड भद्दा है, और ऐसा उन्होंने उबलता हुआ पानी फेंकते हुए कहा था। मैं अपने फादर के क्वर्क को यूज किए बिना इस टूर्नामेंट को जीत कर दिखाऊंगा। इसके बाद फाइनल फाइट की अनाउंसमेंट शुरू होती है, जहां टोटल 16 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जिनमें वो सभी लोग 1v1 फाइट करेंगे और उनके अपोनेंट्स लॉट से डिसाइड होने वाले हैं। 2 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करने से मना कर देते हैं क्योंकि शिंसो दूसरों को कंट्रोल कर सकता है, तो उन्हें ये काफी अनफेयर लगता है। मिडनाइट उनके रिफ्यूजल को एक्सेप्ट कर लेती है और कहती है कि जो स्टूडेंट्स बाहर गए हैं उनकी जगह तेत्सु की टीम के स्टूडेंट्स लेंगे। जिसके बाद फर्स्ट राउंड के मैचेस डिसाइड हो जाते हैं। इजुकु देखता है कि अगर वो और टोडो अपने अपने मैच को जीत जाएं तो अगले राउंड में उन दोनों की ही फाइट होगी। जिसके बाद सीमेंटोज अपनी पावर का यूज करके स्टूडेंट्स के लड़ने के लिए वहां एरिना बना देता है। सबसे पहली फाइट शिंसो और डेकू के बीच में है। रूल्स के हिसाब से अगर वो जीतना चाहते हैं तो उन्हें अपने अपोनेंट को एरिना से बाहर फेंकना होगा या फिर उसे नॉकआउट करना होगा। सीमेंटोज मैच का रेफरी है। मैच के शुरू होते ही शिंजो उसकी इंसल्ट करने लगता है और जैसे ही वो गुस्से में आके रिस्पॉन्ड करता है उसकी बॉडी अचानक से ही रुक जाती है। शिंजो इसी मौके का इंतजार कर रहा था। वो इजुकु को एरिना से बाहर जाने का ऑर्डर देता है, जो सुन के इजुकु वहां
से जाने लगता है। शिंसो का क्वर्क ब्रेन वॉशिंग है। जब भी अपोनेंट इसके सवाल का जवाब देता है इसका क्वर्क एक्टिवेट हो जाता है। वहीं इज़ुको अंदर से खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी बॉडी के ऊपर उसका कोई कंट्रोल था ही नहीं। तभी उसे ओजिरो की बात याद आती है। जब उसे धक्का लगा था वो उसके कंट्रोल से बाहर आ गया था। तभी इज़ुको को अपने सामने 7 लोगों की आंखें दिखती है और वो अपनी उंगलियों को मूव कर पाता है। वो उनकी फोर्स का यूज करके शिंसो के कंट्रोल से बाहर आ जाता है। यहाँ हुआ क्या? मैंने तो अपनी उंगलियों को नहीं हिलाया। शिंसो फिर से डेकू की इंसल्ट करने लगता है ताकि उसके रिस्पॉन्ड करते ही वो फिर से उसके कंट्रोल में आ जाए, लेकिन डेकू शिंसो पर अटैक करता है और उसे उठाकर जमीन पर पटक देता है, जिससे वो बाउंड्री के बाहर चला जाता है और इज़ुको इस राउंड को जीत जाता है। वहीं शिंसो जब बाहर जाता है जनरल स्टडीज के बाकी के स्टूडेंट उसकी तारीफ करते हैं और साथ ही जो प्रो हीरोज देख रहे थे वो भी, क्योंकि उसका ये क्वर्क विलेंस को हैंडल करने में बहुत काम आएगा। वहीं शिंसो इज़ुको से वादा करता है कि वो हीरो कोर्स में आकर रहेगा और उनसे भी बेहतर हीरो बनेगा। आगे रिकवरी गर्ल उसके हाथ को ठीक कर देती है। ऑलमाइट, मुझे कुछ विजन दिखा था, उसमें मुझे 7 या 8 लोग दिखे, उनमें से एक की आंखें आपके जैसी दिख रही थी। ओह माय गॉड्स, ये सब कितना डरावना है। क्या देखा तुमने? क्या आप भी ये सब नहीं जानते? इसके बाद अगला मैच टोडो का था, लेकिन रास्ते में उसका खड़ूस बाप एंडेवर खड़ा था। तुम मेरे रास्ते में खड़े हो। क्या अपने पिता से इस तरह से बात की जाती है? लेकिन वो बिना उसकी बातों का जवाब दिए वहाँ से जाने लगता है। शोटो, तुमने अगर अपनी दूसरी पावर को यूज किया होता तो तुम आसानी से हर राउंड में फर्स्ट आते। तुम जितनी मर्जी कोशिश कर लो, तुम्हें एक दिन फायर को यूज करना ही पड़ेगा। मैच के शुरू होते ही सैरो टोडो को टेप में बांध देता है और उसे उठाकर एरिना से बाहर करने ही वाला था, लेकिन तभी टोडो उसके ऊपर अटैक करके उसके साथ साथ आधे स्टेडियम को जमा देता है और क्योंकि वो हिल नहीं पा रहा था, मिडनाइट इस राउंड का विनर टोडो को डिक्लेयर कर देती है। इतनी जल्दी मैच के खत्म होने की वजह से सारी जनता हैरान हो जाती है। माफ करना, मैं गुस्से में था। जिसके बाद वो उसकी बर्फ को पिघलाने लगता है। अगला मैच क्लास बी की शियोजाकी और क्लास ए के डेंकी के बीच में होना है। डेंकी अपने अल्टीमेट मूव से उसके ऊपर हमला करता है, पर शियोजाकी वाइन्स की मदद से खुद को बचा भी लेती है और उसे पकड़ के टांग भी देती है और इस मैच को जीत जाती है। मोनोमा क्लास ए के बच्चों को चिढ़ाने लगता है, क्यों? क्लास ए के बच्चे तो अच्छे थे ना, ये क्या हुआ? कैसे हार रहे हैं? तुम्हें तो हमारे चरण धोकर पीने चाहिए। तभी केंडो उसकी गर्दन पर मारकर उसे बेहोश कर देती है और क्लास ए से माफी मांगती है। अगला मैच ईडा और मे का है, लेकिन इस मैच को मे अपने इक्विपमेंट्स को शो ऑफ करने के लिए यूज करती है और वो अपने कुछ गैजेट्स को ईडा को भी पहनाती है। वो लगातार उसके अटैक्स को डॉज करती रहती है और अपने इक्विपमेंट्स के बारे में सबको बताती रहती है और आखिर में जब उसके सारे इक्विपमेंट्स की डिटेल्स खत्म हो जाती है वो खुद ही एरिना से बाहर चली जाती है और ईडा ऑटोमेटिकली जीत जाता है। अगला मैच आयोमा और मीना के बीच में है। मैच के शुरू होते ही आयोमा उसके ऊपर लगातार अपने लेजर से हमला करता जाता है, पर ज्यादा लेजर यूज करने की वजह से उसके पेट में दर्द होने लगता है। इस मौके का फायदा उठाकर वो अपने एसिड को उसके बेल्ट पर फेंकती है, जिसकी वजह से वो हजारों लोगों के सामने अपनी चड्डी में खड़ा था और मीना एक पंच मारकर उस मैच को जीत जाती है। और इस शर्मनाक हार के बाद 6th मैच टोकोयामी और मोमो के बीच में है। मैच के शुरू होते ही टोको उसके ऊपर अपनी डार्क शैडो से हमला कर देता है, जिससे वो अपनी शील्ड से ब्लॉक कर लेती है, पर टोको के लगातार हमला करने की वजह से उसकी शील्ड उसके हाथ से नीचे गिर जाती है। लेकिन ऐसा होते ही वो एक और शील्ड बना लेती है, पर तभी टोको उसके ऊपर हमला करना बंद कर देता है। इसने मुझ पर हमला करना क्यों बंद किया? अब अटैक करने की मेरी बारी है। लेकिन तभी मिडनाइट अनाउंस करती है कि मोमो एरिना से बाहर हो चुकी है, यानी इस मैच को टोको जीत चुका है। अगला मैच तेत्सु और किरिशिमा का है। उन दोनों की पावर्स एक जैसी हैं, तो जब वो एक दूसरे पर हमला करते हैं दोनों एक साथ ही नीचे गिर जाते हैं, जिसकी वजह से इस मैच को ड्रॉ डिक्लेयर कर दिया जाता है। पर जब वो वापस से होश में आएंगे तब उनके बीच में विनर डिसाइड होगा। वहीं वेटिंग रूम में जब ईडा चाकू को देखता है वो उसे देखकर डर जाता है। उस बेचारी की डर के मारे बुरी हालत है क्योंकि उसका मैच बाकुगो के साथ है। तभी वहाँ पर इज़ुको भी आता है और उसे नोटबुक देते हुए कहता है कि इसमें उसकी पावर्स को बाकुगो के खिलाफ यूज करने का प्लान है, लेकिन ओचाको उसके ऊपर निर्भर नहीं होना चाहती और बिना उसे देखे वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद शैतान की औलाद बाकुगो और बेचारी मासूम प्यारी सी ओचाको दोनों एरिना में पहुंच जाते हैं। तुम अगर चाहो तो अभी सरेंडर कर सकती हो, लेकिन ओचाको पीछे नहीं हटती। ईडा इज़ुको से पूछता है कि वो कौन सा प्लान बताने वाला था। इज़ुको बताता है कि अगर ओचाको उसे एक बार छू ले तो वो आसानी से इस मैच को जीत सकती है, लेकिन इसके लिए उसे उसके करीब पहुंचना होगा। मैच स्टार्ट होते ही ओचाको उसकी तरफ जाने लगती है, लेकिन बाकुगो अपने राइट हैंड से उसके सामने ही ब्लास्ट कर देता है। वो फट गई, लेकिन जब सारा धुआं शांत होता है हम देखते हैं कि ओचाको सही सलामत थी। वो फिर से बाकुगो की तरफ बढ़ती है, लेकिन बाकुगो ब्लास्ट करके उसे जमीन पर पटक देता है, पर वो सिर्फ उसका जैकेट था। ओचाको उसे पीछे से टच करने ही वाली थी, लेकिन ऐन वक्त पर बाकुगो पीछे मुड़कर एक्सप्लोजन से उसे पीछे उड़ा देता है। इसके बाद बाकुगो फिर से उसके ऊपर हमला करता है, जिसकी वजह से वहाँ काफी धुआं हो जाता है। इसका
फायदा उठाकर ओचाको उसके ऊपर हमला करने जाती है, लेकिन फिर से बाकुगो उसके ऊपर हमला कर देता है। इसके बाद बाकुगो लगातार उसके ऊपर हमला करता ही जाता है। ये नजारा ऐसा था कि कई स्टूडेंट्स तो देख भी नहीं पाते, लेकिन ओचाको हार नहीं मानती। वहीं ये सब देखकर कई प्रो हीरोज कहने लगते हैं कि बाकुगो हद से ज्यादा आगे बढ़ रहा है, वो जब चाहे मैच को खत्म कर सकता है, लेकिन वो जानबूझकर उसे बुली कर रहा है। ओए सीमेंटोस, तुम मैच को खत्म क्यों नहीं कर रहा? सच कहूं तो बुरा तो मुझे भी लग रहा है। अगर तुम्हारी प्रो हीरो बनकर भी यही सोच है तो तुम्हें घर पर बैठना चाहिए। कौन कह रहा है कि वो हद से ज्यादा बढ़ रहा है? उसे अपनी अपोनेंट की ताकत का एहसास है, इसलिए वो जीतने के लिए वो सब कुछ कर रहा है जो वो कर सकता है। ये चीजें बाकुगो को नहीं दिख रही, वो तो समझ में आता है, पर प्रोस को तो शर्म से मर जाना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि ओचाको ने जानबूझकर लगातार उससे हमला करवाया और वो फाइट के दौरान टूटे हुए पत्थरों को छूती रही, जिसकी वजह से अब वो बाकुगो के सर पर तैर रहे हैं और वो सब के सब एक साथ बाकुगो के ऊपर गिरने लगते हैं। ओचाको भी उसकी तरफ जाने लगती है और वो उसे छूने ही वाली थी, तभी ओचाको अपने एक ही ब्लास्ट से उसके इतनी देर के सारे प्लान की ऐसी की तैसी कर देता है और उस धमाके की वजह से वो भी उड़ती हुई पीछे जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी वो रेंगते हुए बाकुगो की तरफ जाने लगती है और याद करती है कि उसने अपने पेरेंट्स से कहा था कि वो उनकी मदद करेगी, लेकिन तभी वो बेहोश हो जाती है और मिडनाइट आकर बाकुगो को विनर डिक्लेयर करती है। बेचारी औरोरा का हार गई है और हाँ, बाकुगो अगले राउंड में जाता है। अगर तुम कमेंट्री कर रहे हो तो ढंग से करो। वहीं दूसरी तरफ डेकू गलती से शोटो के बाप से मिल जाता है। तुम पिछले मैच में बहुत अच्छे से लड़े, तुम्हारा क्वार्क ऑल माइट जैसा ही है। ये सुन के इजुकू बस चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। ऑल माइट को हराना मेरे बेटे शोटो की ड्यूटी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम उसे एक अच्छी फाइट दोगे। मैं ऑल माइट नहीं हूँ और टोडोरोकी आपका बेटा है, आप नहीं। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। मैच शुरू होने से पहले ओचाको वापस से स्टेडियम में आती है, जहाँ ज्यादा रोने की वजह से उसकी दोनों आंखें सूज रखी हैं। जिसके बाद सेकेंड राउंड का पहला मैच अनाउंस किया जाता है, जो कि शोटो टोडोरोकी और इजुकू मिडोरिया के बीच में है। वहीं उसकी माँ ने अपने पूरे घर को खुशियों के आंसुओं वाले टिश्यू से भर रखा है। मैच के स्टार्ट होते ही टोडोरोकी उसी अटैक का यूज करता है, लेकिन इजुकू अपने एक फिंगर से ही उसकी पूरी आइस को तोड़ देता है। जैसा मैंने सोचा था, वो मुझे रोकने के लिए खुद को इंजॉय कर रहा है। जिसके बाद टोडोरोकी फिर से आइस अटैक से उसके ऊपर हमला करता है, जिसे इजुकू ब्लॉक तो कर देता है, पर इससे उसकी एक और उंगली टूट जाती है। मेरे पास 6 और मौके हैं, मुझे उतने में पता लगाना होगा कि मैं उसे कैसे हरा सकता हूँ। वहीं टोडो के अटैक्स को ब्लॉक करते करते इजुकू अपने राइट हैंड की सारी उंगलियों को यूज कर लेता है। टोडो अपने आइस से रास्ता बनाकर इजुकू की तरफ बढ़ने लगता है, तो इजुकू को अपने लेफ्ट हैंड की उंगलियों का भी यूज करना पड़ता है, पर उसके अटैक से बचकर टोडो उसके ऊपर अटैक करने जाता है, जिसे किसी तरह इजुकू डॉज तो कर लेता है, लेकिन तभी टोडो उसके पैरों को जमा देता है। कोई चारा ना होने की वजह से अब डेकू अपने पूरे हाथ का यूज करता है। ये हमला पिछले वाले हमलों से कहीं ज्यादा पावरफुल था, तो टोडो आइस का यूज करके खुद को एरिना के बाहर जाने से बचा लेता है। वहीं इस अटैक की वजह से इजुकू को बहुत ज्यादा दर्द होता है। तभी वो नोटिस करता है कि टोडोरोकी ठंड के मारे कांप रहा है, तो उसे अपनी फायर साइड का यूज करना चाहिए। लेकिन ये सुनकर टोडोरोकी को गुस्सा आ जाता है और वो डेकू के ऊपर हमला करने जाता है, लेकिन टोडो की मूवमेंट अब काफी स्लो हो चुकी है, तो इजुकू उसके ऊपर हमला करके उसे पीछे भेज देता है। पर इस दौरान टोडो उसके एक हाथ को जमा भी देता है। टोडो आइस से उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन अब उसके ये वाले अटैक भी स्लो हो रखे थे, तो इसे वो डॉज कर लेता है। वहीं बार बार खुद को इतना एंजॉय करता हुआ देखकर सीमेंटोस मिडनाइट से पूछता है कि क्या उसे इस मैच को रोक देना चाहिए, क्योंकि वो रिकवरी गर्ल के भरोसे खुद को एंजॉय किए जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो भले ही इस मैच को जीत जाए, पर वो अगले मैच में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। वहीं सारी उंगलियां टूटने के बाद इजुकू अपने अंगूठे को मुंह में फंसाकर उसके ऊपर हमला करता है, जिससे टोडो उड़ता हुआ पीछे जाता है। वो उससे पूछता है कि भला वो इतना आगे क्यों जा रहा है, आखिर वो क्या वजह है जो वो खुद को इतना दर्द दे रहा है। इजुकू कहता है कि वो स्माइल करते हुए लोगों को बचाना चाहता है और वो टोडो को एनकरेज करता है कि वो भी अपने सपने को सच करने के लिए अपनी पूरी ताकत का यूज करे। पास्ट के सीन में हम एंडेवर को उसे ट्रेन करता हुआ देखते हैं, जो कि देखने में सुंदर तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, और वो रोते हुए अपनी माँ से कहता है कि वो ये सब नहीं करना चाहता, वो अपने बाप जैसा नहीं बनना चाहता, जिसकी वजह से उसकी माँ रोती रहती है। तभी डेकू अपनी पावर्स का यूज करके टोडो को पंच करता है, जिस दौरान टोडो को वो घटना याद आती है जब उसकी माँ ने उबलता हुआ पानी उसके चेहरे पर फेंक दिया था, जिसकी वजह से उसके फादर ने उसकी माँ को मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया। जिसके बाद वो एक और सीन में याद करता है जब वो टीवी पर ऑल माइट को देख रहा था और उसकी माँ ने उससे कहा था कि वो अपने खून का बंदी नहीं है, वो जो भी चाहे बन सकता है। तभी प्रेजेंट में टोडो अपनी फायर साइड का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी बर्फ पिघलने लगती है। टोडो समझ जाता है कि अब तक डेकू उसकी मदद कर रहा था और वो दोनों एक दूसरे को देखकर
स्माइल करते हैं, जिसके बाद उन दोनों की फाइट फिर से शुरू हो जाती है। टोडो अपने आइस से उसके ऊपर हमला करता है और इज़ुको वन फॉर ऑल का यूज करके उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। वो दोनों ही एक फाइनल अटैक के लिए एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन सेमेंटोस डेकू को और ज्यादा इंजर्ड नहीं होने देना चाहता, तो वो और मिडनाइट दोनों फाइट को रोकने लगते हैं और सीमेंटोस उनके बीचों बीच 5 बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी कर देता है। पर उनकी अटैक की पावर इतनी ज्यादा थी कि वो 5 दीवारें चकनाचूर हो जाती हैं और विंड प्रेशर की वजह से मिनाटा तो हवा में उड़ने लगता है। उन दोनों की ताकत को देखकर हीरोज तक हैरान थे। वो धमाका इतना ज्यादा जोरदार था कि डेको उससे उड़ता हुआ पीछे जाता है, पर टोडोरोकी ने आइस का यूज करके खुद को एरिना में रोक दिया था, जिसकी वजह से इस मैच का विनर टोडोरोकी है। तो भाई लोग मिलते हैं अगले पार्ट में, सब्सक्राइब करके जाना। सायोनारा।